नमस्कार साथियों। आज इस वीडियो के माध्यम से आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम में मैथ सेक्शन का जो टेंशन है ना, उसको कम्प्लीटली दूर करने वाला हूँ। अपने एक्सपीरियंस के बेस पर आपको मैं 30 दिनों का एक गुरु मंत्र दूंगा, जिसे आप यदि फॉलो करते हैं तो फिर डेफिनेटली अपने एग्ज़ाम में 30 आउट ऑफ 30 मैथ के सवाल सही करके आएंगे। क्योंकि मैथ और रीजनिंग एक स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है। आपको बस तरीका पता होना चाहिए पढ़ाई करने का, और यदि आप सही तरीका जान गए तो आप आराम से इन सेक्शन में जो है फुल स्कोर कर सकते हैं। तो बस आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। एक एक चीज़ मैं बताया हूँ तो बारीकी से चीज़ों को समझने का कोशिश कीजिएगा, और यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए बिना कोई वक्त गवाए वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग अपने एग्ज़ाम के लिए मैथ का जो सिलेबस है उसको देखेंगे, क्योंकि अभी भी बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होंगे जिनको कि मैथ का कंप्लीट सिलेबस नहीं पता होगा, यानी किस चैप्टर से आपके परीक्षा में सवाल पूछा जाता है, ये तो जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। इन सभी चैप्टर से आपके परीक्षा में सवाल पूछा जाता है, तो इन सभी चैप्टर को आपको पढ़ने हैं। जैसे नंबर सिस्टम हो गया, यानी संख्या पत्ती। नंबर सिस्टम से आपके परीक्षा में 3 या 4 सवाल मिलेगा ही मिलेगा। उसके बाद सिंप्लीफिकेशन से सवाल पूछा ही जाता है, यानी सरलीकरण जिसको आप हिंदी में बोलते हैं। उसके बाद किसी किसी शिफ्ट में आपको इंडिसेस एंड सर्ट यानी घातांक एवं कंडी से भी सवाल पूछा जाता है। उसके बाद अगला चैप्टर है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात और समानुपात। फिर इसी के बेस पर अगला चैप्टर है पार्टनरशिप, यहाँ से भी आपको सवाल देखने को मिल जाएगा, यानी साझेदारी। फिर आयु संबंधित जो सवाल होते हैं आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं। उसके बाद अगला जो है सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है परसेंटेज। परसेंटेज से भी आपके परीक्षा में सवाल पूछा जाता है। फिर है प्रॉफिट एंड लॉस, यानी लाभ एवं हानि, और इसी के बेस पर अगला जो चैप्टर है डिस्काउंट, जिसको आप हिंदी में बाटा या फिर छूट भी बोलते हैं। उसके बाद आगे है SI NCI, यानी सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। फिर है औसत यानी एवरेज। उसके बाद LCM एंड HCF, ये भी चैप्टर से आपको परीक्षा में सवाल पूछा जाता है। उसके बाद आगे है टाइम एंड वर्क और पाइप एंड सिस्टम, यानी नल एवं टंकी और समय और कार। यहाँ से भी आपके एग्जाम में आजकल भर भर के सवाल पूछे जा रहे हैं, ठीक ना, और आपके एनटीपीसी में भी पूछे जाते हैं, तो इसको देख लेना है। उसके बाद अगला है टाइम एंड डिस्टेंस। इसी के बेस पे अगला जो आपका चैप्टर है ट्रेन है, यानी रेलगाड़ी संबंधित सवाल पूछा जाता है। फिर किसी किसी शिफ्ट में बोट एंड स्ट्रीम से भी सवाल देखने को आपको मिल जाएगा, तो बोट एंड स्ट्रीम भी आपको पढ़ लेना है, यानी जो नाव और धारा है। उसके बाद है मिक्सर एंड एलिगेशन, और फिर है मेंसुरेशन। मेंसुरेशन में जो 2D और 3D बेसिक फार्मूला होता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये जितने भी मैंने अभी आपको चैप्टर बताए हैं, ये सब अर्थमेटिक के अंतर्गत आते हैं, और इन सभी से आपकी परीक्षा में सवाल पूछा जाता है, तो इसको पढ़ना है आपको। फिर आगे बढ़ते हैं। अगर एडवांस में बात की जाए तो एडवांस में आपको बीजगणित यानी अलजेब्रा से सवाल पूछा जाता है। ज्योमेट्री यानी आपको ज्यामिति से सवाल पूछा जाता है। फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसको आप हिंदी में निर्देशांक ज्यामिति बोलते हैं, यहाँ से भी आपको परीक्षा में सवाल पूछा जाता है। फिर अगला जो है आपका चैप्टर है वो ट्रिग्नोमेट्री है, यानी त्रिकोणमिति है, और फिर इसी के बेस पे हाइट एंड डिस्टेंस है। तो ये एडवांस के जो है वो आपके चैप्टर हो गए, इसको आपको पढ़ना है। बाकी किसी किसी शिफ्ट में आपको परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के सवाल भी देखने को मिल जाएगा, प्रोबेबिलिटी के सवाल भी देखने को मिल जाएगा। तो ये सभी शिफ्ट में हो सकता है ना मिले, लेकिन किसी किसी शिफ्ट में मिल जाएगा, क्योंकि आप जब भी ऑफिशियल सिलेबस देखोगे ना, तो रेलवे डायरेक्ट डिफाइन किया है कुछ चैप्टर का नाम, और अंत में ETC लिख दिया है। ETC मतलब कि आपको जो जनरल कंपटीशन में बाकी के बच जाते हैं चैप्टर, वो भी पढ़ने हैं, क्योंकि हम उसको भी पूछ सकते हैं। तो अगर आप जो पिछले सालों का जो पेपर देखोगे, तो इसमें परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का किसी किसी शिफ्ट में जो है वो सवाल पूछा गया है, और प्रायिकता यानी प्रोबेबिलिटी से भी पूछा है। तो अगर मानकर चलिए कि आप ही के शिफ्ट में 1 या 2 सवाल अगर पूछ दे तो दिक्कत हो जाएगा ना। एक एक सवाल यह मायने रखता है, आपके जो है वो इतना तगड़ा कंपटीशन है। तो जो बेसिक फार्मूला होता है, बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, प्रायिकता कैसे निकाला जाता है, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का फार्मूला क्या है, ये पता होना चाहिए। यहाँ से फार्मूला बेसिक सवाल पूछा जाता है, ठीक। उसके बाद DI एंड पाई चार्ट से भी आपके प्रत्येक शिफ्ट में 2 या 3 सवाल देखने को मिल जाएंगे। और सबसे अंत में है स्टैटिस्टिक्स, यानी जो सांख्यिकी होता है, जिसमें कि आप जो माध्य माध्यिका, बारंबारता, बहुलक, ये सब निकालते हो, तो ये सब आपको पढ़ लेने हैं। तो ये आपको कंप्लीट सिलेबस पता चल गया है। ये CBT 1 और CBT 2, ठीक ना, दोनों के लिए है, ठीक ना। चलिए अब हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक महत्वपूर्ण अपडेट दे देना चाहता हूँ। फिलहाल में टेक्स्ट बुक पे एंड ऑफ सीजन सेल चल रहा है, जिसके अंतर्गत 29, 30 और 31 मार्च तक आप टेक्स्ट बुक का
जो ईयरली पास प्रो है वो मात्र 351 रुपये में परचेज कर सकते हैं। इसके लिए आपको SCC के जो मेरा कूपन कोड है ये यूज़ करना पड़ेगा। आप यदि मेरा कूपन कोड SCC के यूज़ करते हैं तो आप 351 रुपये में टेक्स्ट बुक का ईयरली पास प्रो जो है वो परचेज कर सकते हैं। और आपको पता ही है कि NTPC का CBT 1 एग्ज़ाम हो, CBT 2 एग्ज़ाम हो, या फिर बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होंगे जो कि स्टेशन मास्टर को फर्स्ट प्रेफरेंस पे रखे होंगे, तो उसमें साइको होता है, ये सब ऑनलाइन होता है। तो आपको टेस्ट ऑनलाइन ही देना चाहिए, PYQ ऑनलाइन ही लगाना चाहिए, सेक्शनल टेस्ट भी ऑनलाइन ही लगाना चाहिए। तो आप ज़रूर SCC के मेरा कूपन कोड को यूज कीजिए और अपनी तैयारी टेक्स्ट बुक के साथ बेहतरीन कीजिए। अब चलिए हम लोग बात करते हैं अपने 30 दिन का जो प्लान है उसके बारे में कि क्या गुरु मंत्र है। तो देखिए, इसको बताने से पहले मैं आप सभी से एक चीज़ का रिक्वेस्ट करता हूँ, आप रिक्वेस्ट ही समझना कि अगर आपका कोई भी सेक्शन कमज़ोर है, वीक है, कमी है आप में, तो उसको सुधार करने का कोशिश कीजिए। सामने वाला बता रहा है तो उसको फॉलो कीजिए। देखिए, मैं हवाई बातें नहीं करता हूँ, मैं उस चीज़ को फील किया हूँ, उस चीज़ को फॉलो किया हूँ, वहाँ से मुझे मैक्सिमम बेनिफिट मिला है, वो चीज़ मैं आपको बताता हूँ और मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पे बताता हूँ। तो यदि आपका मैथ में स्कोर कम आ रहा है, 10 आ रहा है, 15 आ रहा है, 20 आ रहा है, 25 आ रहा है, आप इसको इंक्रीज़ करना चाहते हैं, तो फिर आप इसको 30 दिनों तक फॉलो कीजिएगा। और यदि आप 30 दिनों तक फॉलो कर लेते हैं तो डेफिनेटली बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होंगे जिनका स्कोर 30 आउट ऑफ 30 मैथ में आएगा, ये गारंटी है। ठीक ना? सिर्फ वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा। वीडियो देखोगे, आज भी आपका कमज़ोर है मैथ तो कमज़ोर ही रहेगा, इतना 20 आ रहा है तो 20 ही आएगा। और एक महीना बाद भी आप सेम जो है वो डाउट पूछोगे कि सर मेरा मैथ कमज़ोर है, मैथ कहाँ से पढ़े, कैसे पढ़े, कितना पढ़े। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है, एज ए रिक्वेस्ट समझो कि जो सेक्शन कमज़ोर होता है, जो सामने वाला बताता है अपने एक्सपीरियंस के बेस पर, उसको फॉलो करना चाहिए। ठीक है? तो चलिए कुछ बेसिक बातें मैं आपको बता दे रहा हूँ कि जो CBT 1 में आपके मैथ सेक्शन से 30 सवाल पूछे जाते हैं, उसमें वेटेज किसका कितना है, लेवल कैसा रहता है। तो देखिए, अगर वेटेज का बात किया जाए तो अर्थमेटिक से आपको 22 से 23 सवाल देखने को मिल जाएंगे। यानी अर्थमेटिक सेक्शन से आपको कितने सवाल मिल जाएंगे? 22 से 23 सवाल। बाकी के जो 7 से 8 सवाल हैं वो आपको एडवांस मैथ से पूछे जाते हैं। यहाँ वेटेज तो अर्थमेटिक का ज़्यादा है, लेकिन फिर भी एडवांस को आपको इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि 7 से 8 सवाल भी अपने आप में जो है वो बहुत बड़ा वेटेज है, बहुत मायने रखता है। ठीक है? तो एडवांस भी पढ़ना है, हालांकि वेटेज आप देख लिए होंगे। अब लेवल का अगर बात की जाए कि इन 30 सवाल में क्या लेवल रहता है, तो देखिए डायरेक्टली जो 15 सवाल है उसको आप इजी लेवल में रख सकते हो। यानी आपको बेसिक फार्मूला पता है, कॉन्सेप्ट आप जानते हो, प्रतिशत निकालना, प्रॉफिट एंड लॉस निकालना, आपको डिस्काउंट निकालना, SI के कुछ फार्मूला, CI के जो है वो दो साल के जो है वो अंतर वाला, डिफरेंस वाला फार्मूला, तो उस बेस पे 15 सवाल आप आराम से बना दोगे। बाकी के जो 8 से 9 सवाल हैं वो मॉडरेट लेवल के होते हैं, और इनके अलावा जो बच जाता है 5 से 6 सवाल वो आपको हार्ड लेवल का होता है। अब ये देखिए, मॉडरेट और हार्ड लेवल, इसका मतलब ये नहीं कि ये नहीं बनेगा, इसको मैंने कैलकुलेशन के बेस पे जो है वो डिसाइड किया है कि ये मॉडरेट लेवल होगा और हार्ड लेवल होगा। यानी किसी सवाल में आपको थोड़े कैलकुलेशन करने पड़ सकते हैं, वो आपको मॉडरेट लेवल में आ जाएंगे। और 5 से 6 सवाल ऐसा होता है जिसमें कि आपको थोड़ा और ज़्यादा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। यदि आपकी कैलकुलेशन की स्पीड फास्ट होगी, आप पहले से वर्क किए होंगे, तो फिर आप इन सभी सवाल को लगा सकते हो। तो आई होप आप समझ गए होंगे। मॉडरेट और हार्ड कहने का सीधा सा मतलब है कि कैलकुलेशन के बेस पे मैंने इसको डिसाइड किया है, इसको जो है वो निर्धारित किया है। ठीक ना? अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अर्थमेटिक और एडवांस का अगर आप बात किया जाए कि इसको कैसे पढ़ना है, तो देखो अर्थमेटिक के कुछ चैप्टर है जिस पे आपको ज़्यादा फोकस करना है। उन सभी चैप्टर को मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। यहाँ मैं मार्कर चेंज कर ले रहा हूँ, ग्रीन ले रहा हूँ। ठीक ना? देखिए, अर्थमेटिक में आपको नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, परसेंटेज, उसके बाद डिस्काउंट, SI एंड CI, जिसको मैं टिक कर रहा हूँ, आप इसको ज़्यादा फोकस करना। यहाँ से जो है वो परीक्षा में मैक्सिमम सवाल पूछे जाते हैं। ठीक ना? बाकी पढ़ना तो सब है, लेकिन आप इस पर ज़्यादा फोकस करना। ठीक ना? उसके बाद अगला है आपको टाइम एंड वर्क। आजकल जो है वो कैलकुलेटिव सवाल जो है वो कैलकुलेशन बेस्ड टाइम एंड वर्क से सवाल पूछे जाते हैं। एकदम सिंपल पूछ देगा कि बताइए A किसी काम को 37 दिन में करेगा, B 31 दिन में करेगा, तो दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। अब ये जो है वो इसका LCM नहीं निकलेगा तो ये लंबा प्रोसेस चला जाएगा, तो कैलकुलेशन आपको आना चाहिए। ठीक ना? तो ये टाइम एंड वर्क हो गया। उसके बाद आपको टाइम एंड डिस्टेंस से भी सवाल पूछता है,
फिर अगर बात की जाए मेंसुरेशन के जो बेसिक 2D और 3D फार्मूला है वो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद जो है वो आपको DI एंड पाई चार्ट के आप सवाल को सोल्व कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, तो आराम से जो है वो अर्थमेटिक के सवाल को आप अच्छे स्कोर कर सकते हो। बाकी पढ़ना सब है। उसके बाद अगर एडवांस का बात किया जाए तो एडवांस में जितने भी मैंने आपको चैप्टर बताए हैं, जैसे कि अलजेब्रा, ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस, ये सब जो है वो आपको इसके बेसिक फार्मूला, बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, ठीक ना। यहाँ बहुत हार्ड सीजीएल लेवल का सवाल नहीं पूछा जाता है, जैसे सीजीएल में सवाल आपको देखने को मिल जाएगा, वैसा यहाँ आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम में नहीं रहता है। तो आपको बस बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक फार्मूला जो होता है, त्रिकोणमिति के कुछ फार्मूला हो गए, कुछ कॉन्सेप्ट हो गए, ज्योमेट्री का, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कुछ फार्मूला हो गए, वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं कि भाई वो गुरु मंत्र क्या है, कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। कुछ आप प्रॉब्लम भी फेस कर रहे होंगे, उसको भी मैं यहाँ जो है वो उसका सोल्यूशन बताऊँगा। तो सबसे पहले अगर गुरु मंत्र का बात किया जाए तो देखिए ये 30 दिनों का प्लान है, 30 दिनों का मैं आपको बता रहा हूँ स्ट्रैटेजी। 30 दिनों तक आप कम से कम मैथ को 3 घंटे दीजिएगा, ठीक ना। यदि आप घर पे रहकर पढ़ाई कर रहे हो तो 24 घंटे में आप 3 घंटे मैथ को दीजिएगा और प्रॉपर कॉन्सेंट्रेट होकर दीजिएगा। ये नहीं कि दोस्त से बतिया रहे हैं, फ़ोन से बतिया रहे हैं और पूरा जो है वो आप 3 घंटा ऐसे ही वेस्ट कर गए, ऐसा नहीं करना है। 3 घंटा कॉन्सेंट्रेट होकर आपको मैथ पे फोकस करना है, यदि आपका मैथ कमज़ोर है तो। अब इन 3 घंटों को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है, एक 2 घंटा और उसके बाद 1 घंटा। 2 घंटा में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना है। क्या लगाना है? 2 घंटा में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और कम से कम आपको 50 क्वेश्चन लगाना है। क्या लगाना है? 50 क्वेश्चन। आप कोशिश कीजिएगा कि 2 घंटे में 50 क्वेश्चन एटलीस्ट लगा दें। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होंगे कि 2 घंटे में 50 क्वेश्चन नहीं लगा पाएंगे, जिनका कैलकुलेशन स्पीड कम होगा, टाइम मैनेज नहीं कर पाते होंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको सिर्फ 2 ही घंटे देने हैं। आप अपने घड़ी से, डिजिटल जो वॉच होता है या फिर मोबाइल से एक टाइमर लगा लीजिएगा कि हम 2 घंटा लगातार मैथ बना रहे हैं। लगातार 2 घंटे में जितना मैथ बन जाए, लेकिन कम से कम 50 क्वेश्चन बनना चाहिए। अगर इससे कम भी बनता है तो धीरे धीरे सुधार होगा आप में, ठीक ना। अब वो PYQ जो है वो आप चैप्टर वाइज भी लगा सकते हो, मिक्स भी लगा सकते हो। मिक्स लगाओगे तो काफ़ी बेनिफिट रहेगा। बाकी मिक्स जो है वो जो जल्दी नहीं मिलता है मार्केट में, तो चैप्टर वाइज भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। और इसका मैं तो PDF भी दे दूंगा, आप अगर बोलोगे तो टेलीग्राम चैनल पे इसका PDF भी दे दूंगा आपको, चैप्टर वाइज का जो है वो मैथ का, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। उसके बाद आगे बात करते हैं, यहाँ तक समझ गए। यानी 2 घंटा टाइमर लगा के आपको सवाल लगाने हैं, आप जितना लगा सको, ठीक ना। अगर आप 50 नहीं लगा पा रहे हो शुरुआत में तो कोई दिक्कत नहीं है, आप 20 ही लगा रहे हो, 30 ही लगा रहे हो, धीरे धीरे सुधार हो जाएगा और धीरे धीरे आते आते आप 50 सवाल लगा लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। बाकी के जो बच गए 1 घंटे में आपको अपनी वीक चैप्टर पे फोकस करना है। अब वीक चैप्टर क्या हो गया भाई? तो जैसे आप सवाल लगाओगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओगे, तो आपको पता चलेगा, या फिर सभी कैंडिडेट को अपना अपना वीक चैप्टर पता होगा कि हाँ मुझे मेंसुरेशन नहीं आता है भाई, मुझे ज्योमेट्री नहीं आता है, किसी को SI NCI में दिक्कत होगा, किसी को टाइम एंड डिस्टेंस में दिक्कत होगा। तो जितने भी आपके वीक चैप्टर हैं आप इसको एक जगह कॉपी में लिख लीजिए और उस पर आपको पर डे 1 घंटा फोकस करना है, देना है, 1 घंटा मेहनत करना है उस पर। अब उसके भी अलग अलग तरीके हैं। 1 घंटे में आप YouTube वीडियो से देख लीजिए, या फिर 1 सप्ताह में जो है वो आप उस वीक चैप्टर को कंप्लीटली एक सप्ताह में किसी एक दिन आप उसको 5 से 6 घंटा देकर उसको कंप्लीट कीजिए। जैसे आपका मान कर चलिए 4 या 5 जो है वीक चैप्टर है, तो महीने में 4 से 5 जो है वो आपको सप्ताह में 1 दिन लेकर उस वीक चैप्टर को कंप्लीट करना है। पूरा अच्छा उसका बेसिक कॉन्सेप्ट है, उसको पढ़ना है, सवाल लगाने हैं। और जो सेक्शनल टेस्ट भी आता है, जैसे टेक्स्ट बुक का हो गया, या फिर टेलीग्राम पर मैं PDF भी बहुत सारा डाला हूँ, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है ही वीडियो के, तो वहाँ से भी आप लगा सकते हो। तो ये सब तरीका हो गया। अब देखिए वीक चैप्टर जो है, मैं फिर से एक बार इस चीज़ को दोहरा रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है और यही आप गलती करते हो। देखो YouTube वीडियो देखने से कुछ नहीं होता है। YouTube तो आजकल बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन का जरिया हो गया है, ठीक ना। तो डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। यदि आपका वीक कोई सेक्शन है मेरे दोस्त, तो उस पर फोकस कीजिए, उसको सुधारिए। वीक कहने से नहीं होगा, डरने से नहीं होगा, आप उसको सुधारने का कोशिश कीजिए, उसके सोल्यूशन पे वर्क कीजिए, तब जाकर वो सुधरेगा। समझ गए?
तो आप इसको फॉलो कीजिए, यहाँ से ज़रूर आपको फ़ायदा होगा। तो आप समझ गए ना कि 3 घंटे में आपको क्या करना है। यदि आप जो है वो 50-50 सवाल लगाते हो, 50 सवाल मैथ के लगाते हो, तो 30 दिनों में आप कम से कम 1500 सवाल लगाओगे। और 1500 सवाल अगर आप लगा लेते हो सभी चैप्टर के मिलाकर 1500 सवाल, तो एग्ज़ाम से पहले ये काफ़ी अच्छी आपकी जो है वो मैथ पे पकड़ हो जाएगी और आप अच्छे से स्कोर करके आओगे मैथ में। समझ गए। और बाकी वीक चैप्टर पे आपको वर्क करना ही है, फोकस करना ही है। अब देखिए कुछ कैंडिडेट प्रॉब्लम भी फेस कर रहे होंगे, जैसे कि वो पढ़े होंगे, जैसे कि किसी चैप्टर को पढ़ लिए होंगे, लेकिन जब सवाल बनाने जाते हैं तो फिर नहीं बनता है, फिर वो डिमोटिवेट हो जाते हैं, उनको लगता है कि यार हमसे होगा ही नहीं। तो देखिए इसमें क्या है कि इसमें आपको लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, यानी कॉन्फिडेंस की कमी है, इस वजह से ऐसा हो रहा है। तो इसका सॉल्यूशन है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सवाल लगाइए, इसमें सेक्शनल टेस्ट दीजिए, फिर अपने जो है वो दोस्तों की, अपने सीनियर की सहायता लीजिए जिनका मैथ अच्छा होगा, उनसे नया नया तरीका सीखिए, कॉन्सेप्ट सीखिए, तो आपका ये जो है वो प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगा, ठीक ना। उसके बाद टाइम मैनेज को लेकर बहुत सारे कैंडिडेट परेशान रहते हैं कि मैथ तो उनको आता है लेकिन उनका टाइम ज़्यादा लग जाता है मैथ बनाने में। तो उनके लिए सिंपल सा तरीका है, आप जितना मैथ का सवाल लगा सको खुद से लगाओ। धीरे धीरे जो आप मल्टीप्लाई, डिवाइड, एडिशन, सब्ट्रैक्शन कॉपी में लिख कर रफ वर्क करते हो, वो आपको धीरे धीरे मन में ही हो जाएगा। और बहुत सारे तरीके होते हैं, जैसे कि आप मल्टीप्लाई के कुछ तरीका सीख लीजिए यूट्यूब पर, डिवाइड करने का डिविजिबिलिटी रूल्स सीख लीजिए, या फिर गगन प्रताप के बहुत सारे वीडियो हैं उसको आप देखिएगा, तो वहाँ से बाय ऑप्शन भी बहुत सारे सवाल करने के तरीके उन्होंने बताया है, तो उसको आप देखकर अपना जो टाइम मैनेज कर सकते हो, टाइम मैनेजमेंट आपका सुधर सकता है। हम लोग टाइम को कैसे मैनेज किए थे, मैं अपने समय में बहुत ज़्यादा सवाल लगाया था, जितना ज़्यादा से ज़्यादा सवाल लगा सकता था मैथ और रीजनिंग के मैंने लगाए थे, तो मेरा टाइम मैनेज हो गया था। आज मुझे 6-7 साल हो गए हैं मैथ और रीजनिंग को छुए हुए, पढ़े हुए, लेकिन आप भी आज भी अगर आप दोगे तो 30 सवाल को कम से कम 25 या 30 मिनट में मैं बना दूंगा, और वो भी बेसिक फार्मूला से, बेसिक कॉन्सेप्ट से, क्योंकि उस पर मैंने वर्क किया है, उस पर काम किया है। तो टाइम मैनेजमेंट कोई दिक्कत नहीं होगा, टाइम आप आराम से मैनेज कर सकते हो, ठीक ना। और बाकी और भी बहुत सारे आते हैं, डिजिटल सम मेथड, ये सब आप देखना, वहाँ से आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक ना, टाइम मैनेज होने लगेगा। तो यहाँ तक समझ गए, इसको फॉलो कीजिएगा यदि आपका जो है वो मैथ में स्कोर कम आ रहा होगा तो। बाकी अगला वीडियो रीजनिंग पे लाऊंगा, रीजनिंग में जो है वो कैसे आपको पढ़ना है। रीजनिंग के कुछ ऐसे चैप्टर हैं जिसको आपको ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि रीजनिंग में होता क्या है कि जब भी आप एग्ज़ाम देने जाओगे तो शुरुआती के जो 30 सवाल होते हैं, शुरुआत के जो 30 सवाल होते हैं उसमें से 4 से 5 सवाल रीजनिंग के कुछ ऐसे चैप्टर से पूछ दिए जाते हैं जहां आप टाइम को ज़्यादा लगा दोगे, और टाइम ज़्यादा लग जाएगा तो बाकी के सवाल आपके छूट जाएंगे, क्योंकि 90 मिनट ही निर्धारित समय है। तो फिर आप जो है वो प्रेशर में आ जाओगे। जैसे मानकर चलो कि 20 सवाल तक 4 से 5 सवाल कुछ पजल के मिल गए, कुछ आपको जो है वो आपको रैंकिंग वाले सवाल मिल गए जो कि आपको 2 या 3 मिनट लगा दिया, तो फिर प्रेशर में आ जाओगे ना, तो अरे यार 30 मिनट हो गया, मैं तो सिर्फ 20 ही सवाल लगाया, तो इस वजह से आपका पेपर खराब हो सकता है। तो ये सब स्ट्रैटेजी होता है, एक माइंडसेट होता है, जो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा, समझाऊंगा कौन से वो चैप्टर हैं जिसको कि आपको ज़्यादा फोकस करना है, पढ़ना है। और यदि आपको एग्जाम में एक बार से ज़्यादा समय लगता है तो उसको आप स्किप करके आगे बढ़ना, और जब भी आपको टाइम मिले, दोबारा टाइम मिले, तो उसको आप सोल्व कर सकते हैं, ठीक ना। तो उसके लिए आप अगला वीडियो के इंतजार कीजिए, मैं आज ही बना के उसको अपलोड करने वाला हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।